Hi guys, how are you? I'm hoping that you guys are doing very well. So, today in this lecture, we are going to learn a very important concept that is related to SN1 and SN2 mechanism. But before that, I want to solve one question for you guys, and this question was sent to me by one of my student. Let us start with this question. You have acetylene. So you have acetylene or acetylene. This reacts with hypochlorous acid, hypochlorous acid. Then what will be the product? Okay, so let us start with this question. So acetylene means what? CH triple bond CH, and hypochlorous acid means HOCl. This is hypochlorous acid. In hypochlorous acid, hydrogen is bonded to oxygen, not Cl. Sometimes it is written like this, HClO. तो आपको ऐसे भी मिलेगा ये, आप ऐसे भी इसको किसी बुक में लिखा रहेगा, आप ऐसे भी देख सकते हो HClO, बट HClO is actually what? HOCl, means this H is not bonded to Cl, this is bonded to oxygen, because this is acid, hypochlorous acid, in which it means it is going to produce H plus ion in water. So H is bonded to O. Okay, so what happens when this acetylene react with this hypochlorous acid? So this HOCl breaks like HO minus, partial negative charge, and Cl partial positive charge, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन. क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है और आपके ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो अब इसको आप ऐड कर सकते हो. यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप किसी भी प्लेस पे Cl और कहीं पे भी OH, दोनों में से कार्बन में से कहीं पे भी ऐड कर सकते हो. जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? CH. एक प्लेस पे आपने Cl ऐड कर दिया, तो दूसरे प्लेस पे क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा? CHOH. और जो ट्रिपल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड, बिकॉज कार्बन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स. ओके, दिस इज क्लियर टू यू. एंड अगेन देर इज एन एक्सेस, दिस HOCl और hypochlorous acid that is present in an excess amount. So after first addition, ये फिर सेकेंड एडिशन होगा आपके HOCl का, फिर से पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव. तो आप ये Cl या ये OH आप यहाँ पे ऐड करोगे और ये Cl यहाँ पे ऐड करोगे. क्यों? क्योंकि इससे आपको एक स्टेबल कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है जिम. आपको एक कार्बन पे कितने क्लोरीन मिल गए? 2 क्लोरीन. और जब आपके पास एक कार्बन पे 2 क्लोरीन होते हैं तो उसे आप क्या बोलते हो? आप उसको बोलते हो जेमिनल कंपाउंड, जेमिनल डाइहैलाइड. तो ये एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है और इसका नाम क्या है? जिम कंपाउंड. एंड हियर यू कैन सी दिस. तो ये स्टेबल यही क्यों फॉर्म हो रहा है? एक्सचेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्सचेंज करने से अपने को स्टेबल कंपाउंड नहीं मिलता है. कंपाउंड जो बनता है वो ऐसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एक ही कार्बन पे आपको 2 OH दिख गए, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा. वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट होगा, दैट इज आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट वुड बी CH विथ 2 Cl एंड क्या? C डबल बॉन्ड. ये जो है सिंगल बॉन्ड, ये क्या बन जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड. और ये H तो इसके पास ऑलरेडी पहले से था. तो जब आप वाटर मॉलिक्यूल बाहर करोगे तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन तो चला गया, यहाँ पे आप कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा आपको. ठीक है, समझ में आया? तो ये OH, ये एक H2O बाहर हो गया, तो आपको ये जो O है इस पर यहाँ पे क्या लगा देने का? डबल बॉन्ड, जो आपने यूज़ कर लिया. तो आपका कंपाउंड क्या बन गया बेटा? मैं इसको फिर से लिख देता हूँ. दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? CH विथ 2 Cl. तो CHCl2, फिर क्या बेटा? CHO, डाइक्लोरोएस्टल्डिहाइड, या 1,1 डाइक्लोरोएस्टल्डिहाइड. एक ही पोजीशन पे 2 क्लोरीन है, तो 1,1 2,2 डाइक्लोरोएस्टल्डिहाइड. ठीक है, तो आपको ये डाइक्लोरोएस्टल्डिहाइड मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड. तो आप देख सकते हो कि जब आप HOCl को ऐड करोगे, एक फ्रेम में आप इसको देख लो. हाँ देखो, आपके पास क्या है? hypochlorous acetylene है, that reacts with hypochlorous acid. Then you get this
दिस इज़ एसिटिलीन, दिस इज़ हाइपोक्लोरस एसिड, एक्सेस में लिया आपने तो पहले आपको ये मिलेगा इंटरमीडिएट, फिर से इसमें HOCl ऐड होगा और आपको जिम कंपाउंड मिलेगा, जिम हैलाइड। और ये जिम हैलाइड में यहाँ पे कार्बन के पास 2 OH है, सो देर इज़ अ एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड वी गेट दिस डाइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। ओके, सो दिस इज़ द मेन प्रोडक्ट। ये किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा था, तो उस बच्चे ने पूछा मुझसे, स्टूडेंट ने, तो ये मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं। ये आपका कौन सा हो गया, हाइड्रोकार्बन 11th का हो गया, तो ये आपको थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आप 1-2 सॉल्व करते रहिए, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट with our lecture, that is SN2 and SN1 mechanism, SN1 and SN2 mechanism में जो इम्पोर्टेंट उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री समझने वाले हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री, अब ये स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या है, दिस इज स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास, मैं एग्जांपल के लिए CH4 ले लेता हूँ, तो ये जो CH4 में 4 हाइड्रोजन एटम है, ये क्या करते रहते बेटा, ये स्पेस में 3 डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, एक प्लेस पे नहीं रहने वाले, ये ऐसे ऐसे मूव कर, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, बट ये एटम्स जो हैं, ये पूरा CH4 या पूरे एटम्स ये मूव करते रहते हैं। इसकी वजह से जो हमें अलग अलग कन्फर्मेशन मिलता है, कन्फर्मेशन, दैट इज़ द कन्फर्मेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में जो ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स का जो अरेंजमेंट हो रहा है, जो उनका कैसे वो स्पेस में उनका अरेंजमेंट है, दैट इज़ नोन एज कन्फर्मेशन। डिफरेंट हम कन्फर्मेशन हमको मिलते हैं। तो आपने एक अल्केन चैप्टर पढ़ा, उसमें इथेन का कन्फर्मेशन, ब्यूटेन का कन्फर्मेशन, जिसके लिए हम स्टैगर्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में, यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री में जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 2 टाइप के आइसोमेरिज्म स्टीरियो केमिस्ट्री में, एक ज्योमेट्रिकल स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केम, इसमें 2 हो गया आपके पास, एक हो गया ज्योमेट्रिकल और यहाँ पे बेटा एक हो गया आपका ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल के लिए कंडीशन क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिकल में अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके पास यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, AB, और यहाँ पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये 2 टाइप के आइसोमर बना सकता है। मैं ये देखो आप, AB और दूसरा क्या बना सकता है बेटा, ये C डबल बॉन्ड C, AB and BA। सो व्हेन यू हैव अ कार्बन डबल बॉन्ड, किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ईच कार्बन हैविंग, ध्यान देना आप यहाँ पे, ईच कार्बन हैविंग 2 डिफरेंट ग्रुप्स है, दोनों डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ये दोनों कार्बन के पास, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उन दोनों के पास 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अब इसमें भी 2 होता है, एक होता है सिस और एक क्या होता है, ट्रांस। तो सिस क्या होगा, व्हेन सेम ग्रुप दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड, मतलब सेम ग्रुप या तो देखो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पे डाउनवर्ड में, तो यहाँ पे जब सेम ग्रुप एक ही साइड में होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड में, जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों एक साइड में है, यहाँ पे ये दोनों एक साइड में, यहाँ पे देख लो आप एक साइड में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सिस। और इसका उल्टा देख लो यहाँ पे आप, सेम ग्रुप, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दे आर अपोजिट टू ईच अदर, सो दिस इज नोन एज ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। तो ये सिस और ट्रांस, सिंपल सा क्या ढूंढने का मुझे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक और मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। मान लो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर मैंने आपसे पूछा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो आप बोलोगे नो। तो फिर आप रीज़न पूछोगे, सर वाई नो, वाई दिस कंपाउंड कैन नॉट शो दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों बेटा, क्योंकि मैंने अभी बोला यहाँ पे ये देखो, ये दोनों कार्बन को आप चूज़ कर लो, फिर ये कार्बन कार्बन ऐसा डबल बॉन्ड लगा लो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑलरेडी यहाँ पे 2 बॉन्ड लिख दिया आपने। तो आप ध्यान देना यहाँ पे, ये देखो ये 2 हाइड्रोजन इसके पास है, तो आपने 2 हाइड्रोजन लिख दिया, और यहाँ पे क्या आपके पास है,
यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन और एक क्या है, CH3। एक हाइड्रोजन है ये और एक CH3। बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने बोला है कि जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। मतलब इस कार्बन के पास भी दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए और इस कार्बन के पास भी दो डिफरेंट हो। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा कंडीशन कि यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है। बट ये वाले कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप हैं क्या? नहीं। तो ये पूरा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कंडीशन ये है कि ईच कार्बन, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, the carbon in which there is the two carbon which are bonded with each other by a double bond, they must have two different group or atoms, group of atoms or atoms। तब उन दोनों कार्बन के बीच क्या होना चाहिए? उन दोनों कार्बन के बीच उन दोनों कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उनके पास दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। दो डिफरेंट, जैसे यहाँ पे दो डिफरेंट है H और CH3, बट यहाँ पे क्या है H और H। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ये आप लोगों ने पूछा भी था मुझसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एक दो क्वेश्चन, आपको मुझे पता है हाइड्रोकार्बन में था आपके पास। तो अब वहाँ पे जाके इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। दो चार क्वेश्चन उस पर अप्लाई करो, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक लास्ट एग्जाम्पल फॉर यू गाइस। You have this compound CH3, CH double bond CH and CH3। ये क्या शो करेगा? क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो आप फटाक से क्या देखोगे, ये दोनों कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड, ऐसे आप तो बार बार आपको लिखना नहीं है, एक बार प्रैक्टिस हो गई, 5-6 क्वेश्चन की हो गई, तो देन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर ऑल्सो। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसके पास दो अलग अलग ग्रुप हैं, यस, ये H एंड CH3, और यहाँ पे भी आपके पास है H एंड CH3। तो आपने लिख दिया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यस, क्यों? कि बेटा यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप है और यहाँ पे भी क्या है, दो डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है, तो ये शो करेगा, यस शो करेगा। ये मैंने तो इसमें अगर शो करेगा तो कितने आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हो? 2। आप 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हो, 2 शो कर सकते हो। कौन कौन सा? एक सिस और एक क्या ट्रांस। सिस और आप ट्रांस शो करोगे। तो ये सिस है कि ट्रांस है? ये सिस है। क्यों सिस है? क्योंकि same group lying on the same side, same group lying on the same side, so this is cis। अब इसी का जस्ट थोड़ा सा इसमें चेंज कर दो और इसका ट्रांस बना दो आप। दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे H इसको वैसे ही रहने दो और इसका पोजीशन चेंज कर दो आप, CH3 and H। So it is clear to all of you, that is geometrical। Now we are going to talk about that is optical isomerism। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले कुछ हम टर्म्स पढ़ लेते हैं। जैसे क्योंकि ये स्टार्ट करने से पहले, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले ये टर्म्स हमें आने चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट, what is plane polarized light? We are going to learn about what is plane polarized light। First term is plane polarized light। शॉर्टकट में मैं इसको PPL बोलूँगा बार बार, plane polarized light। So what is plane polarized light? When an ordinary light का मतलब, सिंपल लाइट का मतलब जो सभी डायरेक्शन में जो वाइब्रेट करता हो, एक ऐसी लाइट जो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हो, सो दैट लाइट इज नोन एज ऑर्डिनरी लाइट और सिंपल लाइट। ऑर्डिनरी लाइट, व्हेन दिस लाइट इज पास थ्रू अ निकोल प्रिज्म, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, निकोल प्रिज्म। when an ordinary light is passed through Nicol prism, then it vibrate in only one direction like this। अभी देखो ये सभी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इधर 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 सभी डायरेक्शन में हो रहा था इसका वाइब्रेशन। बट जब आप निकोल प्रिज्म से इस लाइट को पास करते हो तो केवल ये एक ही डायरेक्शन में, ये ऊपर नीचे ही जाता है। देखो ये ऐसे ही वाइब्रेट करता है, ये ऐसे ही वाइब्रेट करता है, ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ लाइट इज नोन एज plane polarized light, PPL, plane polarized light। So when an ordinary light is passed through Nicol prism,
then we get plane polarized light which vibrates in only one direction. ठीक है, तो जब आप किसी भी सिंपल लाइट को या ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करोगे तो आपको कौन सी लाइट मिलेगी बेटा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, तो अगर ये क्लियर हो गया आपको क्या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा. अब इसके बाद हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड. इस कंपाउंड का आपने एक सॉल्यूशन बनाया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया आपने, उसका सॉल्यूशन बनाया. सो व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू a solution of organic compound, when a plane polarized light is passed through organic compound solution, then this organic compound solution rotates this plane polarized light either clockwise or anti-clockwise. Okay, फिर से, when a plane polarized light is passed through an organic compound solution, then this solution rotates the plane polarized light either clockwise, ये clockwise है, or anti-clockwise. So that solution, this solution is known as optically active solution या optically active solution. And the organic compound is also known as optically active, again. आप देखो जरा बेटा, यहाँ पे पहले आपने क्या बोला? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्लेन पोलराइज्ड लाइट. सो व्हेन ordinary light, simple light is passed through a Nicol prism, then it rotates this Nicol prism. When it passes through Nicol prism, then this ordinary light vibrates in only one direction. So this is known as plane polarized light. And second, when plane polarized light is passed through an organic compound solution, then it rotates. Then this solution rotates the plane polarized light either clockwise, ये clockwise direction हो गया, or anti-clockwise. So this phenomenon is known as optical isomerism, and the organic compound is known as optically active compound or optically active solution. I hope it is clear to all of you. फिर से मैं एक बार definition बोल दूँ आपको. When a plane polarized light is passed through an organic compound solution, then organic compound solution rotate this plane polarized light either clockwise or anti-clockwise. So organic compound or organic compound solution is known as what? Is known as optically active solution or optically active compound. Clear to all of you? ठीक है, आप मुझे बताना कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव वाला. ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप मुझे भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में. ठीक है, सो नेक्स्ट, सो नाउ you have plane polarized light which is moving either clockwise or anti-clockwise because of an organic compound solution. Then that organic compound solution is optically active solution or optically active compound. So हाँ, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और या कंपाउंड है और वो आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर करता है, वो आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है. मतलब एक आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जब आप उसमें से पीपीएल पास करते हो तो वो आपके पीपीएल को किधर करता है? क्लॉकवाइज. कौन सा डायरेक्शन मूव करता है? क्लॉकवाइज. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी.
फिर से क्लियर हुआ आपको? फिर से मैं बता दूं इसको कि अगर आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपके पास ये PPL है, मान लो PPL का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट, वो केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। तो आपने जब आपने इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन से पास किया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इस प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट करता है, कौन सा डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। सो दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या? डेक्स्ट्रो का मतलब होता है क्लॉकवाइज, राइट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब जो डेक्स्ट्रो है वो ग्रीक वर्ड है, और इस डेक्स्ट्रो का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसका दूसरा नाम भी है, इसको और क्या लिखते हैं बेटा? डी फॉर्म। इसके लिए और क्या वर्ड लिख सकते हैं हम लोग? डी फॉर्म। और इसको डिनोट करते हैं प्लस। प्लस, ठीक है। अब इसका उल्टा जरा आप सोच लो कि यू हैव प्लेन पोलराइज लाइट, आपने इसको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास किया, और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस प्लेन पोलराइज लाइट को कौन सा डायरेक्शन में मूव कराता है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन में बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेवो रोटेटरी। बात समझ में आ रही है? लेवो रोटेटरी। लेवो रोटेटरी। लेवो का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज लेवो रोटेटरी। मैं रोटेटरी भी लिख देता हूं आपके लिए, लेवो रोटेटरी। ठीक है। सो व्हेन PPL आपके पास है, आप इसको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करते हो, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस PPL को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराता है। सो दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज लेवो रोटेटरी। मीन्स कंपाउंड जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को कौन सा डायरेक्शन में मूव करा सकता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका नाम क्या हो गया शॉर्टकट में? लेवो रोटेटरी। सो लेवो का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसके लिए और क्या लिख सकते हो आप? इसके लिए स्मॉल एल। हाँ, कैपिटल एल नहीं लिखना, वो अलग हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। मैं दोनों केसेस में स्मॉल डी लिखना है। इन केस ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इन केस ऑफ लेवो रोटेटरी, यू हैव टू राइट डाउन व्हाट? स्मॉल एल। स्मॉल एल। और यू कैन राइट माइनस ऑल्सो, माइनस साइन, यू कैन गिव माइनस साइन। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने? फिर से आप देख लो बेटा। पहले हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म, फिर उसमें ज्योमेट्रिकल भी मैंने थोड़ा आपको बता दिया, फिर ऑप्टिकल में व्हाट इज़ प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट है तो फिर क्या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को किधर मूव कराएंगे? या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड को, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स और ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस। ठीक है। एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज व्हाट? ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट, सो if you have a compound, organic compound, and your organic compound can rotate the plane polarized light in clockwise direction, towards clockwise direction, then that organic compound is known as dextrorotatory. Dextrorotatory. This dextrorotatory, or D form, or denoted by plus. Next, if your organic compound can rotate the plane polarized light in anti-clockwise direction towards anti-clockwise direction, then this is known as levorotatory. Then that compound is known as levorotatory, or denoted by L form or minus. Okay, clear to all of you? Clear to all of you? I hope it is clear to all of you. कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ो और फिर ये बातें मेरी जो मैंने बोली हैं उसको आप थोड़ा सा सोचना, तो आपको और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। और ये जो आपने अभी तक फिनोमेनन पढ़ा है, दिस इज़ नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जो आपको ये डी फॉर्म और एल फॉर्म उनको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट असिमेट्रिक कार्बन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, असिमेट्रिक कार्बन। वैन हॉफ और अदर साइंटिस्ट ने, लीबेल एंड वैन हॉफ ने मिलकर ये सब कॉन्सेप्ट दिया था। तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ो तो उनके नाम भी मिलेंगे, आप उनको एक बार नाम तो ले लीजिएगा उनका, क्योंकि उनकी हेल्प से हम स्टीरियो केमिस्ट्री को समझ पाए हैं।
उनके स्टार्टिंग के जो इनिशियल उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था उसके बेस पे। सो व्हाट इज असिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या हुआ, यू हैव दिस कार्बन एंड दिस कार्बन is bonded to 4 different atoms A, B, C, D. So you have this carbon and this carbon is bonded to 4 different atoms और ग्रुप ऑफ एटम्स। वो एटम्स भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में एक कार्बन ऐसा है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है या 4 डिफरेंट एटम्स से अटैच है, सो दैट कार्बन इज नोन एज व्हाट बेटा, दैट कार्बन इज नोन एज असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन। बात क्लियर हुई? क्लियर हो गई? पक्का? असिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें एक कार्बन है और मैंने जब वो कार्बन को मैंने ये चेक किया, मैं कार्बन को चेक कर रहा था तो मैंने ये देखा कि ये जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है या 4 डिफरेंट एटम से अटैच है। सो दिस टाइप ऑफ कार्बन इज नोन एज व्हाट, असिमेट्रिक कार्बन। अब ये दूसरा कंडीशन देखो, ये कार्बन आपके पास है, यहाँ पे आपने A अटैच किया, यहाँ पे B अटैच किया और यहाँ पे C, और फिर से यहाँ पे A अटैच कर दिया। तो क्या इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है? नहीं, ये जो 2 ग्रुप है बेटा आपके पास, ये जो 2 ग्रुप है ये क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। कौन सा कार्बन है फिर? ये सिमेट्रिक कार्बन है। सो दिस टाइप ऑफ कार्बन दे आर नोन एज बेटा व्हाट, सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, असिमेट्रिक। हम किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं? असिमेट्रिक के बारे में। असिमेट्रिक, हमें असिमेट्रिक से ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा हमको समझना है एज कंपेयर टू सिमेट्रिक। सो व्हेन अ कार्बन is bonded to 4 different atoms और group of atom, then that is known as asymmetric। अब चलो ABCD को हटा के हम कोई एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, सॉरी, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें हम ये आपका ये कार्बन हो गया, यहाँ पे आपने H अटैच कर दिया बेटा, यहाँ पे आपने ऐड कर दिया CH3, फिर ऐड कर दिया आपने C2H5 और यहाँ पे ऐड कर दिया आपने Cl। तो आप इजीली बता सकते हो क्या सर ये असिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है? असिमेट्रिक है। यस, क्यों असिमेट्रिक? ऐसे स्टार लगा दिया इसके लिए क्योंकि यहाँ पे H है, CH3 है डिफरेंट, C2H5 डिफरेंट एंड डिफरेंट। तो एटम्स भी अटैच हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स भी अटैच हो सकते हैं। तो व्हेन वी हैव अ कार्बन एंड दैट कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, देन दैट इज नोन एज असिमेट्रिक। सो दिस इज व्हाट, असिमेट्रिक। अ मीन्स नॉट, सिमेट्रिक मीन्स सिमेट्रिक, सिमिलर, आइडेंटिकल। सिमेट्रिक नहीं है भाई, ये असिमेट्रिक है। क्लियर हो गया बेटा? अब ये असिमेट्रिक क्लियर हो गया तो फिर और थोड़ा इजी हो जाएगा कि आपके पास एक असिमेट्रिक है कार्बन है। अब उसके बेस पे हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कायरल कार्बन। तो जनरली एक नॉर्मल वर्ड में मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ, एक नॉर्मल, जब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम 12th लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हम एक नॉर्मली हम कह देते हैं कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है एंड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंटेनिंग अ कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम्स, दैट इज नोन एज असिमेट्रिक कार्बन एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज कायरल कार्बन। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट तो नहीं है बट यू कैन से दैट, मतलब नॉर्मल वर्ड में बोल सकते हो हाँ कि असिमेट्रिक कार्बन है तो कायरल होगा, कायरल कार्बन। इसको कायरल कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कायरल कार्बन। कायरल का मतलब, कायरल भी एक ग्रीक वर्ड है, कोई इंग्लिश वर्ड है नहीं, उसका मतलब होता है हैंडेडनेस। तो अभी आप समझ जाओगे थोड़ी देर में। तो समझ में, अगर असिमेट्रिक कार्बन है सो वी कैन से दैट, नॉर्मली वी कैन से दैट कार्बन इज व्हाट, कायरल कार्बन। सो कायरल कार्बन क्या है उसको भी हम सीख लेते हैं थोड़ा सा, उसको भी हम लोग कर लेते हैं कायरल कार्बन के बेस पे। वन मिनट। ओके, सो कायरल कार्बन, asymmetric carbon, that is generally chiral carbon. So you have, take this example, you have propane to all, ठीक है। ये देखो बेटा, ये एक मैंने एक मिरर बना दिया और ये प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ऑल आपको पता ही होगा। ये मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया H,
और ये है यहाँ पे मैंने ले लिया OH, ठीक है। और एक यहाँ पे बेटा मैंने ले लिया आपके लिए, ये हो गया आपके लिए CH3। और एक और डिफरेंट कलर ले लेते हैं हम लोग जिससे, और यहाँ पे बेटा मैंने ले लिया आपका ये CH3, ठीक है। ये मैंने कैसा स्ट्रक्चर बना दिया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये मेरे पास एक कंपाउंड है जैसे प्रोपेन टू ऑल, इसका मैंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना दिया। फिर इसका मैंने इसके लिए एक मिरर लगाया यहाँ पे सामने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मिरर है। और फिर से हम इसके लिए देखो ज़रा, आप फिर से देख लो, ये OH है जो है वो सामने आ जाएगा मिरर लगाएंगे तो, ठीक है। और ये जो आपका है ये वाला कार, तो ये जो है वो सामने आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा जब मिरर में आप देखोगे तो। H है वहाँ पे, सॉरी H है, OH नहीं है, H ये ऐसे आ जाएगा। और फिर आपका ये जो है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा CH3, और फिर आपका ये आपका हो जाएगा CH3। तो ये अब अभी ऑलमोस्ट मैंने बना दिया है, क्योंकि इस पर थोड़ा ड्रॉ करने में दिक्कत होती है। बट ये आप थोड़ा सा रफ देखो आप ज़रा, जब आप ऐसे करोगे तो आप एक कंपाउंड आपने प्रोपेन टू ऑल लिया, इसका मिरर इमेज दिखा तो ये ऐसे मिल गया आपको ऐसे मिल गया। सो ये देखो ज़रा, अब ये दोनों जो कंपाउंड आपके पास हैं, ये है और इसका आपने जो मिरर इमेज बनाया है, बोथ आर व्हाट, दे आर सुपर पोजिबल, दे आर सुपरपोजेबल या सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मतलब आपके पास एक कंपाउंड है, इफ़ यू हैव एन ऑर्गेनिक कंपाउंड and the mirror image of that organic compounds are superimposable on each other. Two compounds which are mirror images of each other and superimposable on each other, they are known as, they are achiral compounds. achiral, क्लियर नहीं हुआ मुझे पता है। आप ये अपना ये हैंड लिया आपने, आप मिरर में देखना उसको, ये हैंड लो आप, और फिर मिरर में देखोगे तो ये जो हैंड दिख रहा है आपको, ये ऐसे हो जाएगा। ये वाला हैंड जो है वो आपको ऐसे, आप ऐसे करना, एक मिरर लेना, मिरर में आप देखते हो ना, ये वाला हैंड ऐसे हो जाता है, मान लो बीच में ऐसे दिखेगा, मतलब ये जो होगा ये वाला पार्ट वो इधर चला जाएगा मिरर में, और ये वाला जो पार्ट है वो सामने रहेगा, ठीक है। तो ये कायरल का मतलब होता है हैंडेडनेस, कायरल का क्या मतलब होता है, हैंडेडनेस, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये आपके पास देखो, ये आपने कौन सा हैंड लिया था, लेफ्ट हैंड, ठीक है। बट जब आप इसको मिरर में देखोगे तो क्या दिखेगा, ये आपको ये दिखेगा, ये इमेज दिखेगा, तो ये क्या आपका राइट हैंड है। सो लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज क्या दिखेगा, राइट हैंड, या राइट हैंड लोगे तो उसका मिरर इमेज क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो दोनों हाथ हैं, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। बट जब मैं इस राइट हैंड को उठा के इस लेफ्ट हैंड के ऊपर रखूँगा, देखो ये सुपर इम्पोज हो रहा, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, देखो कि जो मैं ये जो मेरा मूव कर रहा है, ये फिंगर, ये मेरा जो फिंगर मूव कर रहा है, ये मुझे बता रहा है कि ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। बट अगर मैं ऐसे पुट करूँगा, देखो ऐसे मैंने लिया था तो ऐसे पुट किया था इसके ऊपर, जैसे जस्ट ऊपर पुट किया था। अगर मैं ऐसे लेके फिर ऐसे, ये देखो ऐसे करके फिर ऐसे पुट करूँगा तो ये इसके जस्ट ऊपर आ गया। एक एक फिंगर, राइट हैंड का जो फिंगर है वो लेफ्ट हैंड के ऊपर, एक एक फिंगर ऐसे, तो ये कैसा हो गया, सुपर इम्पोजिबल, ऐसे सुपर इम्पोजिबल, देख सुपर इम्पोजिबल है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, अब इसको मैंने मिरर इमेज में देखा तो ये राइट हैंड जैसा दिखेगा। अब अगर मैं ये वाला इमेज उठा के इसके ऊपर इम्पोज करूँ, ऐसे इम्पोज नहीं करना, देखो ऐसे इम्पोज नहीं करना, ऐसे किया तो ऐसे इम्पोज करना है। बात समझ में आई बेटा? जैसे अगर मैं ऐसे लूँगा, ऐसे इस तरह से लूँगा तो ऐसे इम्पोज करूँगा, ये नहीं कि ऐसे किया है तो फिर एक इसको करके फिर इम्पोज करूँगा, ऐसे इम्पोज नहीं करना है। तो अगर आपने ऐसे लिया है तो ऐसे ही इम्पोज करो, और अगर आपने ऐसे लिया है तो फिर ऐसे ही इम्पोज करो, ठीक है। सो अगर आप देख सकते हो, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं,
सेम टू सेम, मतलब ये जो फिंगर है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही, ये वाला फिंगर इसके ऊपर नहीं आ रहा, ये वाला फिंगर, तो ये ध्यान देना। समझ में आया? तो एक बार आप करके देखना, ऐसे ये लेफ्ट हैंड लेना, ये राइट हैंड लेना, और फिर इस राइट हैंड को उठा के लेफ्ट हैंड के ऊपर रखो, ऐसे ऐसे ही, हाँ ऐसे फोल्ड करके, ऐसे घुमा के मत रखना, ऐसे ही रख देना। तो दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। So left hand is mirror image of right hand, but both are not superimposable. They are non-superimposable. So they are known as what? They are known as chiral compounds. They are known as what? Chiral, and the phenomenon is known as chirality. थोड़ी सी बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? तो अगर मैं, ध्यान देना, अब इसी में मैं अप्लाई करता हूँ। एक तो मैंने हैंड वाला आपको बता दिया, अब फिर मैं इस पर अप्लाई करता हूँ बेटा। मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, फिर से आपके लिए अप्लाई करता हूँ। तो असिमेट्रिक कार्बन जो होते हैं वो कायरल कार्बन होते हैं, ये मैंने थोड़ा सा बताया आपको। जो असिमेट्रिक कार्बन होते हैं वो कायरल कार्बन होते हैं ना। बाहर चला गया लगता है रेंज से, तो मैं फिर से उसको ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर मेरे पास एक कार्बन है एंड दैट कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, so this is known as what? Asymmetric carbon. Asymmetric carbon, और मैं इसको कायरल कार्बन बोल सकता हूँ नॉर्मली, अभी आपके लेवल पे कायरल कार्बन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया। जिस भी कार्बन में ऐसा होगा कि वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होगा, वो असिमेट्रिक और कायरल है। बट आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं या एक कंपाउंड है या 2 कंपाउंड हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज है। जैसे आपका लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड का मिरर इमेज है, या आपका जो राइट हैंड है वो आपके लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज है, बट बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। वो जो अभी आपको मैंने शो किया, वो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करना कि ये बात आपको समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सोचना भी है, आपको समझना भी है, फिर मुझे आपको चेक करना है कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल वाली जो कॉन्सेप्ट है, जो बात है, वो आपको क्लियर हुई कि नहीं। सो अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं या आपके पास 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर लाइक योर हैंड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस, मतलब एक कंपाउंड का मिरर इमेज दूसरा कंपाउंड बन गया। फिर जब आपने एक कंपाउंड को उठा के दूसरे कंपाउंड पे सुपर इम्पोज किया तो वो उसके ऊपर फिट नहीं बैठ रहा। जैसे आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर फिट नहीं बैठेगा, और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कायरलिटी। तो क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है? कायरलिटी। दैट इज नोन एज कायरलिटी। जैसे कायरल कार्बन लिखा था ना, जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिव से क्या मिला? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर से क्या मिला? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वैसे ही अगर कायरल है तो वहाँ पे कौन सा फिनोमिनन होगा? कायरलिटी। ठीक है, तो कायरलिटी का मतलब जहाँ पे कायरल होगा, जहाँ पे कायरल होंगे ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट आपके पास होंगे, बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। हाँ, मिरर इमेजेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो उन्हें आप क्या बोलोगे? कायरल ऑब्जेक्ट्स। और ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे? ऐसे फिनोमिनन को क्या बोलोगे? कायरलिटी। ठीक है, बात क्लियर हो गई? हाँ ठीक है, अभी एक हम नेक्स्ट करते हैं। अभी इसको कमेंट करके प्लीज़ बताना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना पड़ता है ये बताने के लिए, वो भी अगर जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं वो जो एग्जाम्पल मैंने प्रोपेन टू ऑल का लिया था उसको मैं फिर से आपके लिए उसको ड्रॉ करता हूँ। यू हैव दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू OH। ठीक है बेटा, एंड यू हैव दिस H, यू हैव दिस CH3, और यहाँ पे मैंने डाल दिया बेटा CH3। अब देखो, फिर यहाँ पे मैंने इसका मिरर इमेज लगाया, एक समझो मिरर डाला यहाँ पे। तो मिरर में क्या दिखेगा मुझे? देखो बेटा, ये OH यहाँ पे दिखेगा, फिर ये ऐसे दिखेगा CH3, फिर ये तो सामने आ जाएगा। ये देखना, ये दूर नहीं जाएगा बेटा, ये सामने आता है ना। और जो ये वाला दूर वाला होता है वो दूर जाता है। दूर ऑब्जेक्ट जो ये वाला CH3 दूर है, इस मिरर से दूर है ना, वो दूर ही जाएगा। CH3 यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो AB। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 180 डिग्री पे रोटेट करता हूँ। ध्यान देना बेटा, हाँ 180 डिग्री पे। जब मैं बेटा इसको 180 डिग्री पे रोटेट करूँगा, 180 डिग्री पे, ठीक है, तो क्या होगा? देखो, ये C, ये जो आपका OH है ये फिर से आ जाएगा इस साइड में। ठीक है,
ये h जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये h भाई रोटेट कर रहा हूँ मैं, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ 180 डिग्री पे, तो ये तो बस ऐसे था, इस इधर था तो घूम के इस साइड में आ जाएगा, और जो आपका ये था ये यहाँ पे बेटा आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आपके इसमें एक साथ तीनों को लेके आता हूँ, और फिर आप ऑब्जर्वेशन करना इसमें। हाँ, ये A है, ये आपका B है, और ये आपका C है। तो जो आपने C कैसे लाया हो आप, बाय द रोटेशन ऑफ बाय द रोटेशन ऑफ दिस B 180 डिग्री का रोटेशन किया, बाय रोटेटिंग B 180 डिग्री थ्रू 180 डिग्री, तो C ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग व्हाट B बाय 180 डिग्री। अब जो A और C है, A और C, उसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है आपको? नहीं। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर इम्पोज करूँगा, इसको इसके ऊपर उठा के इम्पोज करूँगा, तो वो सुपर इम्पोज हो जाएगा। मतलब देखो ये C मैं उठाऊँ, C वाला, C के इस पूरे कंपाउंड को मैं इस प्रोपेन टू ऑल को यहाँ से उठाता हूँ और इसके ऊपर सुपर इम्पोज करता हूँ, तो ये जो C है वो C के ऊपर आएगा, OH जो है वो OH के ऊपर आएगा, H जो है वो H के ऊपर आएगा, CH3 के ऊपर आएगा, और ये CH3 के ऊपर आएगा, ये वाला। हाँ, ये बॉन्ड वाला ना। तो ये कैसा हो गया, नॉन सुपर इम्पोजिबल है क्या? नहीं है। ये क्या है, सुपर इम्पोजिबल है। मतलब जो वो जब इस बी कंपाउंड को 180 डिग्री में मूव करता हूँ तो फिर से मुझे ए ही मिल जाता है, ए मिल जाता है, और फिर मुझे ये लगता है कि ये दोनों कैसे हैं, सुपर इम्पोजिबल है। मतलब एक दूसरे के ऊपर एक एक एटम एक सेम एटम के ऊपर फिट होता चला जाएगा। तो इनको हम क्या बोलेंगे, तो ये क्या है बेटा, अकायरल। आपका प्रोपेन टू ऑल क्या है, अकायरल। क्यों? क्योंकि उसका जो मिरर इमेज है वो 180 डिग्री मूव कराने पे, या वो उसका जो मिरर इमेज है, बोथ आर व्हाट, सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं, क्या सुपर इम्पोजिबल। क्लियर हुआ? थोड़ा सा क्लियर हुआ इस, क्योंकि तो ये, और दूसरी बात आप ये भी बोल सकते हो, अगर ये वाली बात आपको क्लियर नहीं हुई तो एक नॉर्मल सी बात मैं ये बताता हूँ कि शॉर्टकट में आपके लेवल पे, ये देखो ये कार्बन दिखा आपको, ये कायरल कार्बन है, ये असिमेट्रिक कार्बन है क्या? जो प्रोपेन टू ऑल आपने ड्रॉ किया है, ये आपको ये देख लो आप, ये जो प्रोपेन टू ऑल आपने, ये जो ये कार्बन है, ये कार्बन, ये आपको असिमेट्रिक कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ पे OH तो है अलग, ये H डिफरेंट हो गया, ये CH3 भी, तो ये तीन तो मुझे डिफरेंट दिख रहे हैं, बट ये देखो फिर से CH3 आ गया, मतलब ये दोनों सेम हो गए। चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट नहीं है, तो सर ये असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, ये कायरल कार्बन नहीं है। अगर कायरल कार्बन नहीं है, असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो उसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, सुपर इम्पोजिबल। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, अकायरल कंपाउंड और अकायरल मॉलिक्यूल। तो अगर आपको ये जो ड्रॉ किया मैंने 3 डायमेंशन में, ये बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा क्या देखोगे कि मेरे पास जो कंपाउंड है उसमें असिमेट्रिक कार्बन है क्या? अगर असिमेट्रिक है तो वो कायरल कार्बन हो गया, अगर कायरल कार्बन है तो उसका जो मिरर इमेज होगा, वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। होप करता हूँ कि ये क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, सो इसके बाद जो एक और एग्जाम्पल लेना है, मैं सोच रहा हूँ कि उसको दूसरे पार्ट में करूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप फिर देखते देखते इसको तो वैसे डिफ़िकल्ट है और बोर हो जाओगे। तो आप इसको देख लो, फिर मुझे आप कमेंट करो, जिससे मैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, सो होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और भी जो आपको डाउट इससे रिलेटेड होंगे आप पूछ सकते हो। डिफ़िकल्ट वीडियो है, एक बार आप फिर से देखना, इसको 2 बार देखना, तब आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके बेटा, ओके, सो थैंक्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब्स ऑल्सो। अपने फ्रेंड को भी बोल सकते हो, जो आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, अच्छा लगेगा। और कमेंट सब लोग करो यार, समझ में आया नहीं समझ में आया, अच्छा लगता है। कितने लोगों ने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा कि आप देख रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो हमारे लिए अभी तो इस वीडियो के थ्रू मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे लिए वही आपका क्या है, फीडबैक है, वही आपका जो भी आप बोल दो आपकी तरफ से, वही हमारे लिए कि हाँ सर का ये समझ में आ गया।
तो और भी, जिससे हम और भी अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आपके लिए बना सकें और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपके लिए एक्सप्लेन कर सकें। अब देखो आप कितना, ये देखने में कितना सिंपल लग रहा था, बट एक्सप्लेन करने में, आप जब पढ़ोगे और तो एक्सप्लेन करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है जब ये ऑनलाइन पे हम जाते हैं और आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। फिर भी आई होप कि मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँगा, आप इसको 2 बार देखोगे वीडियो को, और फिर अगर जो आप डाउट भेजोगे कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट में उसको फिर से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। और जब आप इसका 1-2 पार्ट और देखोगे, 1-2 पार्ट कंटिन्यू और 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू enjoy this concept and this part of this HDA, halogen derivative of alkane and arenes. Okay beta, thanks a lot.